जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, लाइफ साइंस का जो पहला वीडियो था जिसे हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने जो भी कमेंट किए, जितने भी देखा, मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोगों ने भी शेयर किया होगा, उन सभी का तहे दिल से परीक्षा कोचिंग सेंटर शुक्रिया अदा करता है। तो आज के जो है दूसरा टॉपिक है, दूसरा वीडियो है हम लोगों का। उस वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि सजीव, निर्जीव या मृत जीव क्या होता है। ठीक है, सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें हम लोगों ने समझा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते, लेकिन हाँ, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेट तरीके से पढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोग भी जो है अच्छे तरीके से घर पर बैठ कर पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक जीवन के रूपों की उत्पत्ति की रूपरेखा। ठीक है, मतलब किस प्रकार जो है वो आपका जो प्लांट बने या फिर जो जीव बने, वो किस प्रकार अपग्रेड हुए, किस प्रकार वो विकसित हुए, उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को सजीव, निर्जीव, मृत जीव क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट समझाया। सजीव और निर्जीव में कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, यानी अंतर कौन कौन से होते हैं वो समझाया। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सजीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो समझाया। अब सजीवों की उत्पत्ति में जो उसका विकास क्रम चला उसको हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार। सबसे पहले तो स्वपोषी कोशिकाएं बनी। स्वपोषी कोशिकाओं में जो पादप होते हैं, यानी जो प्लांटी जगत है, उन लोगों को हम लोग समझेंगे और इनका विकास कैसे हुआ उसको समझेंगे, फिर मनुष्य के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है जीवाणु। अब ये हम जानते हैं कि जीवाणु से ही सभी बहुकोशिकीय जीव का उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर इस समूह के पौधे की उत्पत्ति क्लोरोफिल विहीन एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ था। इसका मतलब हुआ कि पहले जब ये बैक्टीरिया बना यानी जीवाणु बने, वो एक कोशिकीय जीव थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता था। ठीक है, क्लोरोफिल की मात्रा उसमें नहीं थी। बाद में इनमें क्लोरोफिल आया, तब उन जो हो गए वो स्वपोषी हो गए। ठीक है, तो इससे पहले बना क्या, तो अपुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे वो होते हैं जिनमें फूल नहीं होते। ठीक है, ये जो होते हैं भाई साहब वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है यहाँ पर टेरिडोफाइटा। याद रखिएगा, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीन प्रकार के अपुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन से क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? इसमें क्लोरोफिल विहीन कवक एवं क्लोरोफिल युक्त हरे शैवाल आते हैं। ये समतल पौधे हैं। ठीक है, और इसका जड़, तना, पत्ता में विभक्त नहीं होता है, मतलब इसका शरीर जो है वो आपका जड़, तना, पत्ता में विभक्त नहीं देखने को मिलता है। ठीक, यानी थैलोफाइटा का जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल विहीन जो आपका पौधा होगा वो कवक होगा, यानी फंगी होगा, और जो क्लोरोफिल युक्त होगा उसका मतलब सारा शैवाल होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा प्रजाति जो होती है वो थैलोफाइटा का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सा थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाता है और छितरे हुए रहते हैं। और इसमें जो होता है, इसको मॉस जो है यानी काई, ठीक है, मॉस को हम लोग काई भी बोलते हैं। आप लोग काई को अपने चापाकल या फिर कल के आसपास में देखे होंगे। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है एवं जड़ के समान रचनाएं राइजोइट्स पाई जाती हैं। हरी पत्तियां जैसी रचनाएं भी इसके पतले तने की चारों ओर उपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा।
अब ये टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा अपग्रेडेड वर्जन है थैलोफाइटा का। इसमें जो होता है, इस समूह के पौधे का जो शरीर है वो 3 स्पष्ट भागों में यानी जड़, तना, पत्ता में विभक्त होता है। इसकी शाखाएं भी होती हैं लेकिन इसमें फूल नहीं आते, यानी पुष्प नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फर्न, ठीक है। ये हम लोगों ने जो पढ़ा, इसमें अपुष्पीय पौधे थे जिसमें फूल नहीं होते। कौन कौन से? हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधे जिनमें फूल होता है, ठीक है। तो देखिए, अपुष्पीय पौधे के बाद पुष्पीय पौधे का विकास हुआ। उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एम जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? यानी फल विहीन पौधे जिनमें फल नहीं होता। यह समूह के पौधे पुष्पीय पौधे शरीर, जड़, तना, पत्ता में बटा होता है परंतु फल नहीं होता। इसके जो बीज होते हैं वो नंगे होते हैं, अर्थात उसमें कोई कवर नहीं होता, जैसे पाइन का पौधा, ठीक है। आगे बोला है एंजियोस्पर्म क्या है, यानी फल वाले पौधे क्या है? एंजियोस्पर्म समूह के पौधे हैं जिनमें बीज फल के अंदर स्थित होता है। एंजियोस्पर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधा वो होता है जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे मक्का, गेहूं, धान एक्सेट्रा। और द्विबीजपत्री पौधे वो होते हैं जिनमें द्विबीजपत्र पाया जाता है, जैसे बरगद, आम, पीपल, मटर इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने अपुष्पीय पौधे और पुष्पीय पौधे को अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जंतु प्राणी जगत के उत्तरोत्तर क्रम विकास। यानी अब तो पौधों के बारे में जान लिया हम लोग, अब यहाँ से जो है प्राणी किस प्रकार बने, यानी सजीव किस प्रकार बने, जो प्राणी जगत है उसका कैसे हुआ, इसको हम लोग समझते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकीय प्राणी। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणों की उत्पत्ति से पूर्व परपोषी एक कोशिकीय हुए, उदाहरण अमीबा और युगलिना। क्या भी यहाँ क्या पे बोल रहा है? जो बोल रहा है प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय प्राणों की उत्पत्ति उनके पूर्वज परपोषी एक कोशिका से हुआ। मतलब जो ये आपका प्रोटोजोआ जो बना है, ये पहले जो था वो परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे परपोषी कहते हैं। तो उन्हीं से प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ। और प्रोटोजोआ में उदाहरण ले सकते हैं हम लोग अमीबा या फिर युग्लिना का, ठीक है। इसके बाद अब अपग्रेड होता है और आता है पेरिफेरा। अब पेरिफेरा क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से बहुकोशिकीय प्राणी की उत्पत्ति होती है जिससे सुसंगठित उत्तक तंत्र का अभाव था, ठीक है। यानी प्रोटोजोआ का अपग्रेड हुआ लेकिन उसमें उत्तक तंत्र, ये उत्तक तंत्र क्या होता है भाई? अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो उत्तकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उत्तक के समूह को कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। और बहुत से उत्तक बनता है तो उत्तकों से हम लोग का अंग बनता है और अंग से हम लोग का शरीर बनता है, ठीक है। तो जो उत्तक तंत्र है उसमें मतलब अभी अपग्रेड हुआ है, कोशिका मतलब बहुकोशिकीय हुआ है लेकिन उत्तक तंत्र का भी अभाव है। यह प्रथम बहुकोशिकीय प्राणी समूह था, जैसे स्पंज, ठीक है। आई होप पेरिफेरा के बारे में आप लोग समझे होंगे। इसके बाद है हम लोगों का निडेरिया, ठीक है। निडेरिया क्या होता है? निडेरिया को समझते हैं अच्छा तरीके से। निडेरिया समूह के प्राणी का शरीर 2 स्तहों, ठीक है, 2 स्तहों वाले लेकिन वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। अब ये देह गुहा क्या है? मांसल प्रवृत्ति, ठीक है। जिस तरह आपके शरीर में मांस होता है, ये उनके शरीर में मांसल प्रवृत्ति की जो कमी थी जिससे एसिनोमेटिक कहा गया, ठीक है। एसिनोमेटिक भी कहा जैसे हाइड्रा, जेलीफिश एक्सेट्रा, ठीक है। ये स्पंजी होते हैं, ठीक है। इनमें देह गुहा का अभाव होता है। ये निडेरिया जाति के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का प्लेटीहेमिनेथिस। अब प्लेटीहेमिनेथिस क्या है? शरीर मुलायम, चपटा, खंड रहित एवं बिना देह गुहा का होता है। आहार नाल केवल एक ओर, मुख की ओर खुला होता है, उदाहरण लीवर फ्यूक, फीता कृमि एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ऐसे जीव थे जो कि जिनके शरीर में जो अभी भी मतलब कोशिका विभाजन हो रहा था और अभी तक इनके शरीर संरचना तो बन गई परंतु अभी भी इनके शरीर में देह गुहा का अभाव यानी मांसल प्रवृत्ति का अभाव है, ठीक है। आहार नाल यानी मुख जो है, इनका मुंह जो है वो एक तरफ खुलता है जैसे लीवर फ्यूक और फीता कृमि। इसी के बाद थोड़ा सा अपग्रेड होता है। ये सब अपग्रेड होने के बाद
आता है कौन, निमेटोडा। निमेटोडा क्या करता है, निमेटोडा जो है उसमें केचुआ, ठीक है, जोंक का विकास होता है, इन सभी प्राणियों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा क्या होता है, इस समूह के प्राणी की भुजा संधि युक्त होती है, इसकी उपत्वचा काइटिन की बनी होती है, ठीक है, जैसे केकड़ा, मक्खी एक्सेट्रा। याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। केकड़ा का शरीर किससे बना होता है कि आप बाहरी आवरण, उपत्वचा मतलब त्वचा के ऊपर एक ऐसी त्वचा जो उसके अंदरी त्वचा को रक्षा करता है, उसे उपत्वचा कहते हैं, ठीक है। और ये जो उपत्वचा इसकी है ये काइटिन की बनी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और मक्खी की भी सेम है। इसके बाद आता है हम लोगों का मोलास्का, ठीक है। जो मोलास्का प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं उनका शरीर मुलायम, खंड रहित तथा कठोर कैल्शियम के बने आवरण से अंदर सुरक्षित एवं प्रजनन के लिए मांसल पैर होता है, जैसे घोंघा, सीप, ऑक्टोपस इत्यादि। कहने का मतलब कि मोलास्का में वो जीव आते हैं जिनका शरीर कोमल और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उनके शरीर की रक्षा करने के लिए उस पर कैल्शियम का एक आवरण बना होता है, ठीक, जैसे कि घोंघा, ऑक्टोपस, सीप एक्सेट्रा। इसके बाद है इकाइडोनोमेटा। इकाइडोनोमेटा में क्या होता है, प्राणी समुद्री उपत्वचा खुरदरी कंकड़ युक्त होती है, इस पर प्रचलन ट्यूब फिट होता है, यानी ट्यूब फिट के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे कि तारा मछली, ठीक है, स्टारफिश। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोगों का कार्डेटा। कार्डेटा में क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है जिसके माध्यम से ये प्रचलन करता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है जिसके कारण ये भी प्रचलन करता है। इसके बाद मेरुदंडी प्राणी। मेरुदंडी प्राणी किसे कहते हैं, इस समूह में सर्वप्रथम साइक्लोस्टोम, ठीक है, याद रखिएगा, साइक्लोस्टोम की उत्पत्ति हुई है, ठीक। पृथ्वी पर प्रथम मेरुदंडी प्राणी समूह है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम मेरुदंडी प्राणी इस समूह के हैं जिनमें जबड़ा नहीं था, ठीक है। सबसे पहले जो आपका मेरुदंडी प्राणी बने उनमें जबड़ा नहीं होता था आपका, जैसे हम लोगों का अभी तो जबड़ा है, सभी प्राणियों के आप जबड़े देखते हैं उनमें दांतें होती हैं, परंतु उस समय के जो मेरुदंडी प्राणी थे उसमें कोई भी जबड़ा नहीं होता था। इसके बाद मत्स्य। मत्स्य क्या है, उच्च वर्गीय मेरुदंडी प्राणियों में सर्वप्रथम जबड़ा युक्त मछलियों की उत्पत्ति हुई, यानी जिसका मुंह हुआ, जिसमें जबड़ा हुआ, वो कौन थे, पहले मछलियाँ बनी, ठीक है, जिनका जबड़ा बना वो कौन थे, पहले मछलियाँ। इसके बाद उभचर प्राणी। उभचर प्राणी क्या है, इस समूह के प्राणी जल एवं स्थल दोनों भागों पर अपने जीवन यापन अनुकूल होते थे, मतलब इन दोनों जगहों पे वो लोग रह सकते थे, ठीक है। इस समूह के सभी स्थानीय प्राणी सरीसृप पक्षियों एवं स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, मतलब ये जो आपका उभचर प्राणी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उभचर प्राणियों से ही जो है सरीसृप प्राणी, पक्षी, स्तनपायी यानी जिसके जो दूध दे सकता है, ठीक है, ये सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आई होप आप लोग अब तक जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जंतु प्राणियों का उत्तरोत्तर क्रम विकास में क्या क्या आया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला प्रोटोजोआ आया, प्रोटोजोआ से पेरीफेरा, पेरीफेरा से निरोडीरा, निरोडीरा से उसके बाद आता है आपका क्या, प्लेटीहेमिनिथिस। इसके बाद आता है हम लोगों का निमेटोडा, निमेटोडा के बाद आता है हम लोग का आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलास्का, मोलास्का के बाद आता है हम लोग का इकाइनोमेटा, इकाइनोमेटा के बाद आता है हम लोग का कोराटा, कोराटा का मेरुदंडी प्राणी, इसके बाद आता है मत्स्य, इसके बाद उभचर प्राणी। इस तरह धीरे 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 करते हुए हम लोग जो है विकसित हुए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो एनिमल प्लैनेट था आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, किस प्रकार जो है जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकें, ठीक। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना है। सो हम और हमारी टीम ये दुआ करती हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप अपने गार्जियन के जो फ्यूचर, जो उन्होंने आपके फ्यूचर सोचा है वो आप लोग फुलफिल कर सकें। तो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर है सिडनी ब्लू फॉक्स। सिडनी ब्लू फॉक्स अपने प्रयोग के आधार पर माइक्रोस्फीयर मॉडल प्रतिपादित किया जो प्रारंभिक जीवन का एक सरल रूप था जो प्रोटीन से बना एक अर्धपरागमय झिल्ली के अंदर स्थित था। सिडनी मिलर और हॉलैंड उड़ी ने प्रयोग द्वारा ओपिनियन
होल्डिंग के विचार को एक कांच के कक्ष में प्रारंभिक वायुमंडल की रचना का प्रमाणित किया। ठीक है, आपको दिया गया है, जस्ट उतना छाप नहीं लेना इसमें। अगला है क्रम विकास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रम विकास यानी एवोल्यूशन, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक व्यवस्था से दूसरी विकसित एवं अनुकूलित व्यवस्था में क्रम परिवर्तन। सजीवों के लक्षणों में धीमी, क्रमिक एवं निश्चित परिवर्तन जो समय के साथ एवं संतानोत्तर में स्थानांतरित होता है उसे कार्बनिक क्रम विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। आपकी कक्षा में आपके सहपाठी हैं, आपकी तरह वे भी मनुष्य हैं। एक मनुष्य के रूप में आप में और आपके सहपाठी में कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं, परंतु वे कई मायने में आपसे क्या है, भिन्न है। सामान्यतः एक ही माता पिता के दो संतान बिल्कुल एक समान नहीं होती। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। याद रखिएगा, भिन्नता किसे कहते हैं? इसको कहते हैं एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अंतर को भिन्नता कहा जाता है। यह भिन्नता संततियों के बाह्य रूप एवं जीनिक स्तर पर मिलती है। जीनिक भिन्नता ही क्रम विकास का कच्चा माल है। जीनिक स्तर पर भिन्नता उत्पन्न करने वाले 5 स्रोत या कारक है। अब जीनिक भिन्नता क्या है? जीन जो आपके और आपके माता पिता के द्वारा, ठीक है, आपको प्राप्त हुआ है, वो आपका जीन है। ठीक है, जिसके कारण आपकी आंखें, आपका नाक, आपका बाल, आपका चाल चलन, आपका बिहेवियर, ठीक है, ये सभी आपके माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जीन पे ही डिपेंड करता है। ये जीन जो है वो आपके माता पिता से ही आपके अंदर स्थानांतरित हुआ है। ठीक, और ये डीएनए के साथ ही आता है। डीएनए में ही जीन छुपा होता है जो अपने परिवार के गुणों को ही लेकर आता है और इससे आगे का विकास होता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक का क्रम विकास। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए जीन म्यूटेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा जीन म्यूटेशन। अब ये जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीवधारियों के लक्षण में अचानक वंशानुगत परिवर्तन ही म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन कहने का मतलब क्या है कि चेंजेस, हम सीधा कह सकते हैं म्यूटेशन का अर्थ यहाँ पर चेंज है। जीवधारियों के लक्षणों में मतलब कोई जीवधारी, मान लीजिए कोई जीवधारी है, ठीक है, उसके लक्षणों में अचानक वंशानुगत परिवर्तन। अचानक वंशानुगत परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? वंशानुगत परिवर्तन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक जीव है, यानी आपके माता पिता, मान लीजिए किसी के माता पिता के जो पिता है उनकी आंखों का रंग जो है वो भूरा है और उनकी माता की भी आंखों का रंग भूरा है। ठीक है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगा, इससे यह समझ में आता है कि उसकी भी आंखों का रंग जो होगा लगभग भूरा होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी आंखों का रंग काला निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है, यानी अचानक उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटाजेन, जैसे एक एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, मस्टर्ड जैसी गैसें, नए जीन पूल एवं एलीन की संरचना में म्यूटेशन सहायक होता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी जीव में उपस्थित कुल जीनों की संख्या को जीन पूल कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जीन पूल क्या होता है? तो किसी भी जीव की उत्पत्ति में उसके शरीर में जितने भी जीनों का पुल होगा उसे जीन पूल कहा जाता है। इसके बाद है पुनः संयोजन। ठीक है, पुनः संयोजन क्या है? मियोसिस द्वारा गैमेट, मियोसिस एक प्रकार की प्रक्रिया होता है। ठीक है, इसके द्वारा गैमेट या युग्मक के निर्माण के समय समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीनों का आदान प्रदान होता है। यानी मादा गैमेट्स और नर गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो इसमें दोनों के जीन, यानी मादा के जीन और नर के जीन दोनों आपस में मिलते हैं। इस प्रकार निषेचन में युग्मक आपस में संयोग करते हैं एवं उनके जीन पुनः संगठित होते हैं, जिसे पुनर्गठन कहा जाता है। ठीक है, पुनर्गठन का मतलब आपस में जब मिलते हैं तो इसे से जो होता है पुनर्संगठित होता है और इसी को पुनर्गठन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप नए लक्षण उत्पन्न होते हैं जो क्रम विकास के लिए एक प्रमुख कारक है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जब किसी प्रकार के जंतु का दूसरे किसी जात प्रजाति के जंतु के साथ क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है तो जो मादा होता है उसके युग्मक का कुछ जीन और नर युग्मक का जीन आपस में मिलकर एक नए जीन की उत्पत्ति करते हैं।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः संयोजन कहते हैं, या फिर फलस्वरूप इसमें नए लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जीन स्थानांतरण। अगला है हमारा जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है? जीन स्थानांतरण जो है, ठीक है, जीन स्थानांतरण क्या है, ये क्या हो गया, हाँ, जीन स्थानांतरण का मतलब होता है कभी कभी किसी जीवधारी की विशेष प्रजाति में कुछ जीनों का लोप हो जाता है और नए जीन पूल का संगठन होता है। नए जीन पूल या स्थानांतरित जीन पूल के वाले प्रजाति जब स्थानांतरित प्रजाति से मिलकर एक संतति उत्पन्न करता है तब नए लक्षण वाली प्रजाति उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को जीन स्थानांतरण कहा जाता है, जिससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे मैंने बताया कि जीन स्थानांतरण क्या है, कभी कभी क्या होता है, जीवधारी की विशेष प्रजाति माने स्पेशल स्पीसीज जो है, कुछ जीनों का लोप हो जाता है। कुछ जीनों का लोप हो जाता है मतलब उसमें चेंजेस आ जाता है और नए जीन पूल का संगठन होता है। नए जीन पूल या संगठित जीव पूल वाले प्रजाति जब स्थानांतरित मिलन करते हैं, यानी समझिए नए जीन वाले पूल या स्थानांतरित जीन वाले प्रजाति, ठीक है, जब स्थानांतरित प्रजाति से मिलन कर यानी दूसरी प्रजाति से मिलन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, तब उसमें एक नई जो है प्रजाति का लक्षण जन्म लेता है। इस प्रक्रिया को ही जीन स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। इसके बाद है जीन खिसकन। अब ये जीन खिसकन क्या है इसको समझते हैं हम। देखिए जीनिक खिसकन क्या है? जीनिक खिसकन होता है कभी कभी संयोगवश जीनों की आवृत्ति में परिवर्तन अथवा त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, उसे जीनिक हटाव या खिसकन कहा जाता है। इससे कुछ एलीन या जीन लुप्त हो जाते हैं अथवा उसका स्थिरीकरण हो जाता है। यह अत्यधिक संतति उत्पन्न करने या प्राकृतिक आपदा के कारण स्थिर समुदाय में या उस समुदाय के कुछ जनसंख्या की मृत्यु हो जाने पर होता है। जीनिक खिसकन एलीन की आवृत्ति में भारी परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या है? किसी वातावरण के लिए अनुकूलतम लक्षणों वाले एलीन जीवों में ये क्रिया होती है। ठीक है, इसके अधिक संतति वे अत्यधिक संतति उत्पन्न कर अपनी वंश परंपरा कायम रखने में समर्थ होते हैं। प्रकृति इनका चुनाव कर लेती है और इनके विपरीत लक्षणों वाले जीवों का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। क्या आप इन जंगलों में भ्रमण करने गए हैं? जंगलों में कई प्रकार के पौधे, छोटे छोटे घास, यदि समुद्र के किनारे जंगल है तब मैंग्रोव पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ, झाड़दार स्थानों पर मॉस, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े प्राणी, बाघ, चीता, हाथी, हिरन भी देखे जा सकते हैं। किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं प्राणियों की उत्पत्ति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 5.30 मिलियन प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से केवल 1.5 मिलियन प्रजाति की पहचान एवं उनकी जानकारी हो पाई है। भारत में लगभग 1,15,000 प्रजातियां पाई गई हैं। वैश्विक जैव विविधता में हरे पेड़ पौधे, कवकों जैसे 3 लाख प्रजातियां, जीवाणुओं की लगभग 3,60,000 प्रजातियां और 8 लाख प्रजातियां, छोटे कीड़े मकोड़ों तथा अमेरुदंडी प्राणियों की 40,000 जो है वो पाई गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है भारतीय जैव विविधता पौधों की संख्या जो है वो 45,000 पाई गई है। किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को प्रजाति विभिन्नता कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसी परितंत्र की इकाई एक प्रजाति है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। परितंत्र की इकाई किसे कहते हैं? वो प्रजाति होता है। किसी परितंत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों का एक समुदाय का निर्माण होता है। किसी परितंत्र में प्रजातियों की बहुलता से प्रजाति भिन्नता की वृद्धि होती है। ठीक, आई होप आप लोग इतना दूर तक समझ ही गए होंगे। आगे हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान देखिए, जीव विज्ञान मतलब आपका जो बायोलॉजी है, जीवन के प्रकारों, विविधता एवं विविधता का अध्ययन, मतलब हम लोग जो है क्यों जीव विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जीव विज्ञान कहते किसे हैं? तो जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है, अर्थात मनुष्य, पेड़ पौधे एवं समस्त प्राणियों के जीवन एवं परस्पर संबंधों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें जीव विज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? जीव विज्ञान के अध्ययन से हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमें पेड़ पौधों के प्राणियों के परस्पर निर्भरता एवं प्रकृति में इसके महत्व का पता चलता है।
हमें विभिन्न रोगों एवं उसके कारकों का पता चलता है। इससे लोगों के स्वस्थ एवं लंबी आयु मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं नए किस्म के फसलों एवं बीजों तथा अच्छे नस्ल के पुष्पों के उत्पादन एवं विकास में सहायता मिलती है। इससे अधिक भोजन उपलब्ध तथा उत्पन्न कराने में सहायता मिलती है। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें टॉप पढ़े ये असल में मतलब पॉइंट्स थे जो हम लोग बायोलॉजी आखिर क्यों पढ़ते हैं, यानी जीव विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, इसके ऊपर था। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जीव विज्ञान क्यों पढ़ा जाता है, यानी जीव विज्ञान अध्ययन करना क्यों जरूरी है, या फिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं तथा इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपका 5 नंबर के लिए। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देंगे तो एकदम सही होगा, आपको 5+ मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 5 का मार्क्स होगा, 5 में 5 मिलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना दूर तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे। देखिए, डिड यू नो दैट, बोल रहे हैं यहाँ पर अरस्तु जो है उसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु है। ठीक है, उसके बाद है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है उनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को जो है वो औषधि का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के टेस्ट में पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वो आपके थियोफ्रेटस है। उसके बाद पूछ सकता है औषधि के जनक यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, तो वो हिप्पोक्रेटस। और किसने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था लैमार्क 1801 ईस्वी में। ठीक, आई होप इतना दूर तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम लोग, विभिन्न स्तरों पर जीव विज्ञान का अध्ययन एवं विभिन्न पहलू। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए इसमें बताया गया है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो होता है वो उसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है वनस्पति शास्त्र जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन किया करते हैं, और दूसरा होता है प्राणी शास्त्र यानी जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम लोग जंतुओं और प्राणियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान की अन्य बहुत शाखाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिसमें जैव रसायन विज्ञान यानी आपका बायोकेमिस्ट्री है। इसमें सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं एवं रासायनिक जीव द्रव्य तत्व मांसपेशियां ऊतकों इत्यादि की संरचना एवं गठन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आणविक जीव विज्ञान यानी आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र इत्यादि की रचना एवं कार्यों का आणवित किया जाता है, मतलब इसके बारे में जानकारी लिया जाता है। इसके बाद है आपका रोग प्रतिक्षण विज्ञान। ठीक है, इसमें जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं रोग के कारण तथा इससे बचाव के उपाय अध्ययन किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्यों क्या है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके जानना चाहिए। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, इसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है, जो आप लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से क्रम विकास होता है। ठीक है, इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या, इसके अंतर्गत ऊतकों की रचना एवं गठन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो होता है सजीव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों की रचना, आकार, गठन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होता है सजीव शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का अध्ययन करता है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी या परितंत्र विज्ञान, इसमें सजीवों एवं उसके वातावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है मानव वर्ताव विज्ञान। इसके अंतर्गत मानव के वर्ताव दूसरे मानव या जीवों के प्रति कैसा है इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है क्रम विकास। इसके अंतर्गत आधुनिक युग के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की उत्पत्ति एवं उसके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कोशिकाओं की रचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में पेड़ पौधों के प्राणियों के गुण वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग का फ्रेमोकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक पदार्थ, औषधि, पौधे एवं औषधि निर्माण के स्रोत का अध्ययन कर उसके मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में सही उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान।
इसके अंतर्गत विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि जैसे सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान, इसमें जीवों के भ्रूण निर्माण एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, आई होप इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो अगला टॉपिक है हमारा अन्न विज्ञान के साथ जीव विज्ञान का संबंध। यानी अन्न विज्ञान क्या है भाई? ठीक है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस। विज्ञान के सभी शाखाएं एक दूसरे से संबंधित है। आजकल विज्ञान अत्यधिक विकसित हो चुका है एवं जीव विज्ञान भी आधुनिक तकनीकी विकास की सहायता से नई शाखाएं को विकसित कर रहा है जो निम्नलिखित है। सबसे बड़ा बात है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। विसरण, प्रसारण एवं भौतिक क्रियाएं, प्रचलन, परिवहन, आकार एवं गठन बनाए रखना, जीव द्रव्य की कोलोडाइल गुण इत्यादि का निर्धारण भौतिक विज्ञान के नियमों द्वारा सिद्धांत पर आधारित जीव भौतिक विज्ञान नामक विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई। इसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव द्रव्य के गुण, इंजाइम्स, ठीक है, हार्मोन्स आदि का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं क्रियाओं का ज्ञान के लिए जैव रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का विकास हुआ। उसके बाद मैथमेटिक्स, गणित, वृद्धि दर, श्वास गुणक, प्रकाश संश्लेषण गुणक इत्यादि की जानकारी गणित की सहायता से मिलती है। अतः जैव गणित का विकास हुआ इससे। इसके बाद आता है हम लोग का सांख्यिकी, जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के साथ जीव विज्ञान का अध्ययन, बायोमेट्री में तथा जीव विज्ञान के अध्ययन में कंप्यूटर की उपयोगिता के कारण एक नई शाखा विकसित हुई जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक कहा जाता है। उसके बाद आता है हम लोगों का अभियांत्रिकी। इसमें अभियांत्रिकी के साथ जीव विज्ञान के संयोग से आजकल कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है, जैसे सुनने के लिए यंत्र, हड्डियों के टूटने पर उनका जोड़ना, प्रेस मेकर इत्यादि। ये सभी साइंस के जो है रूप हैं। ठीक है, एक पेड़ की जिस तरह शाखाएं होती हैं वैसे ही साइंस एक पेड़ है और इसकी जो शाखाएं हैं ये सभी जो आप शाखाएं पढ़ें ये सभी उनकी शाखा है। ठीक है, जिससे साइंस का यानी विज्ञान का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। मानव सेवा में जीव विज्ञान की उपयोगिता बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए, मानव सेवा में यानी मानव के जीवन को सेवा करने में जीव विज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला होता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, उन्नत बीजों का विकास में फसल उत्पादन तथा पालतू पशुओं का नस्ल सुधार किया गया, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की समस्या से निपटने की आवश्यकता मिलती है। औषधि यानी मेडिकल में, ठीक है, इसमें नए नए रोगों के उपचार में नई नई औषधियों का निर्माण किया गया। औषधि पौधों के रसायनों में सहायता से असाध्य रोग एवं मानव स्वास्थ्य रक्षा के लिए औषधियाँ विकसित की गई। पशुओं में भी शल्य चिकित्सा तथा रोगों के उपचार जीव विज्ञान की सहायता से की जाती है। इसके साथ है अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस। वायु अंतरिक्ष में सजीव के जीवन यापन की समस्याओं का अध्ययन के अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हरा शैवाल यानी क्लोरेला, ठीक है, का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए श्वसन क्रिया के लिए निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन संश्लेषित करता है। प्रदूषण नियंत्रण में जीव विज्ञान का ज्ञान काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। सड़कों के किनारों वृक्षारोपण, वनोपरण एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। घरेलू जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत घरेलू पशुओं, कीड़े मकोड़े से पशुओं की रक्षा एवं सुरक्षा एवं सामानों की सुरक्षा उपयोगी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर, उसमें फल, सब्जियां, फूल एवं साग सजावटी पौधों को उगाने का विज्ञान हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद है क्लोनिंग, शरीर के एक कोशिका का उपयोग कर उस सजीव के निर्माण को क्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्लोनिंग किसे कहते हैं, क्लोनिंग क्या है। इसके द्वारा उन्नत पशुओं एवं अत्यधिक उत्पादन करके फसलों के बीज एवं पौधों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं जीवन की विविधता एवं वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी। याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी पूछता है। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी क्यों जरूरी है, इसके बारे में बोलता है। हमारे आसपास
सजीव एवं निर्जीव अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम पहचान कर उसका उपयोग करते हैं, किंतु क्या हम ये जानते हैं इसके बारे में जानकारी हमें वैज्ञानिकों को कब और कैसे हुई, कैसे मिली? इसके लिए वैज्ञानिकों ने विज्ञान की एक शाखा विकसित किया जिसमें पौधे एवं प्राणियों के विशेष लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने, यहाँ से देखिए, वैज्ञानिकों ने विज्ञान की एक नई शाखा का विकास किया जिसमें पौधों एवं प्राणियों के विशेष लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखिए क्वेश्चन भी दिया है कि टेक्सोनॉमी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? टेक्सोनॉमी आवश्यक है क्योंकि, अब देखिए यहाँ पर टेक्सोनॉमी क्यों क्या आवश्यक है, इसका ऑप्शन दिया गया। इसमें सजीव जगत की विभिन्नताओं का सही पहचान एवं वास्तविक मूल्यांकन किया गया है। इसमें सजीव की भिन्नता एवं असमानता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें वैज्ञानिक को जीवाश्म के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोत क्रम विकास का पता चलता है। सजीवों को वास्तविक पहचान एवं जानकारी के बिना जीव विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। औषधि पौधा, सजावटी पौधा, उपयोगी एवं अनुपयोगी जीव जंतुओं को पहचानने से हमें औषधि, भोजन, उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद है हमारा नए जीवधारियों के विकास एवं उनकी उपयोगिता का पता हमें टेक्सोनॉमी के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो 5 टॉपिक काफ़ी हैं आपको 5 नंबर दिलाने के लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी का इतिहास क्या है। ठीक है, तो चलिए टेक्सोनॉमी के इतिहास को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक जो अरस्तु थे, प्राणियों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने अपनी खोज एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम में दर्ज किया। इन्हें प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्राणी जगत व वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। सबसे पहले उन्होंने बनाया प्राणी जगत। प्राणी जगत को उन्होंने 2 भागों में बटा, एक बटा इनामिया और एनामिया और होता है इनामिया। अब एनामिया क्या होता है? इसका लाल रक्त रंग, मतलब लाल रंग का नहीं होता है, यानी इसमें जो आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता। उदाहरण सिलेंट्रेसस, संधिपद या घोंगा। ठीक है, तो ऐसे प्राणी जिनमें जो है, जिनका खून जो होता है वो लाल रंग का नहीं होता है, वो क्या होता है? इनाइमा कहलाता है। ठीक है, एनाइमा। और इनाइमा प्राणी का जो कौन से है? जिनमें जो है, जिनका रक्त जो है वो लाल होता है। ठीक है, वो जैसे मेरुदंडी प्राणी। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, अब ये तो हो गया इधर ही। अब इस इनाइमा को भी 2 भागों में बांटा, जिसमें एक होता है एक अंडज और एक होता है भेवी पेरस। तो अंडज का मतलब होता है अंडे द्वारा वंश वृद्धि करने वाला प्राणी। जो प्राणी अंडे से अपने संतान को उत्पन्न करता है उसे अंडज प्रवृत्ति में रखा गया। ठीक है, ओवी पेरस उसको कहा गया, जैसे मछली, टोड, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। और भेवी पेरस किसको बोलते हैं? वे जो विकसित बच्चा देने वाले प्राणी हैं, यानी जिनके गर्भ में बच्चा रहता है और बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसे हम लोग जो है बेबी पेरस कहते हैं। जैसे स्तनधारी, जिसका स्तनधारी प्राणी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गए अरस्तु। इसके बाद है हम लोगों का थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है ये अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, अरस्तु के शिष्य थे जिन्होंने पौधे का वर्गीकरण उनके आकार एवं बनावट के आधार पर किया था। उन्होंने पादप जगत को 4 भागों में बांटा था: वृक्ष, झाड़ी, निम्न झाड़ी, लता। ठीक है, इन सभी चीज़ों में उन्होंने 4 भागों में इसे बांटा था। उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने लगभग 440 पौधे का नामांकन एवं वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लेंट्रम में किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं थियोफ्रेटस के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए फुलफिल होगा। ठीक है, आप लोग इससे जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं बनाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों का फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।